संशोधन विधेयक को लेकर के इस समय जेपीसी एक्शन मोड में है। लोगों की सलाह और राय मांगी जा रही है, साथ ही साथ चर्चा और विचार भी चल रहा है। आज जनता की आवाज में सीधा देश की राजधानी दिल्ली से इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपके साथ मैं मौजूद रहूंगी शाजिया निसार, देश की जनता भी मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के समक्ष गुरुवार को शीर्ष सरकारी अधिकारी पेश हुए। समिति को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वक्फ संपत्तियों, सड़क परिवहन एवं रेलवे मंत्रालयों के भूखंडों के बारे में जानकारी दी गई। शहरी मामले और सड़क परिवहन सचिव अनुराग जैन और रेलवे बोर्ड के सदस्य अनिल कुमार खंडेलवाल ने संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया। शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों ने जेपीसी के सदस्यों को 1911 में दिल्ली शहर के विकास के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की ओर से दी गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के बारे में बताया। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी लगातार इससे जुड़े मुद्दों पर बैठकें कर रही है और अलग अलग लोगों से जानकारी एकत्रित कर रही है। इसी सिलसिले में गुरुवार को समिति के समक्ष मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी पेश हुए। हालांकि बैठक में तीखी बहस भी देखने को मिली और अधिकारी समिति के कुछ सवालों पर कोई जवाब नहीं दे सके। सवाल है कि जेपीसी की बैठकों से आखिर निकलेगा क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो जेपीसी इस समय एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। आखिर दिक्कत क्या है? अगर वक्फ में, उसके नियमों में कुछ बदलाव होते हैं तो इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करूं। लेकिन सबसे पहले जानकारी दे देती हूं कौन कौन खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं सर्वेश पाठक जी, संजीव अरोड़ा जी, साथ ही साथ हमारे साथ रवि अरोड़ा जी मौजूद रहेंगे और हाजी नाजिम साहब अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। अब से कुछ देर में हमारे साथ नीति जी भी मौजूद रहने वाली है। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर जनता की आवाज में बहुत बहुत स्वागत है, साथ ही साथ देश की जनता का भी स्वागत है। और हाजी नाजिम के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। नाजिम साहब, अगर वक्फ को लेकर के कोई सवालात उठते आए हैं और अब कुछ बदलाव होने जा रहा है, सजेशंस मांगे जा रहे हैं, राय मांगी जा रही है, इस पे गहरा मंथन चर्चा हो रही है, तो क्या इसमें भी कोई दिक्कत है? हाँ साजिया जी, देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा, इससे कोई राजनीतिक बात ना समझे। देखिए मैं सबसे पहले जो बात करूंगा कि चलती बंदूक के दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। जिस तरीके से फिर से विक्टिम कार्ड, वक्फ बोर्ड में नियम क्या बदल दिए जा रहे हैं? आप तो फिर से विक्टिम कार्ड लिए खड़े हो गए। हाँ साजिया जी, सुन तो लीजिए, मैंने तो अभी शुरुआत करी है कि भाई हम निशाने पे। शुरुआत में ही विक्रम कार्ड खेल दिया। सुन तो लीजिए, जब मैंने कहा कि हम निशाने पे, तो हम निशाने पे किस लिए, मैं सबको बताऊंगा। ये मेरे सम्मानित जनता है, इनको भी पता चलना चाहिए हम निशाने पे क्यों है। देखिए वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में बात करने से पहले हमने इसीलिए कहा कि हम निशाने पे। अरे सुन लीजिए। और उसके बाद क्या कहते हैं कि देखिए मुल्क वजीर आजम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए हम इन बातों का टाइम बाय मत कीजिए प्लीज। इन बातों का मेरे सवाल से क्या लेना देना है? वक्फ बोर्ड को लेकर के आज की डिस्कशन हो रही है, इस मुद्दे पर आप कहां जा रहे हैं? हाँ सुन लीजिए, देखिए आज मुझे दुख है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एजुकेशन के अंदर भी जब मजहब ढूंढा जाता है तो हाजी नाजिम को दुख होता है। दुख आपको किस मुद्दे पर नहीं होता? आपको तो हर मुद्दे पर दुख होता है। हाँ साजिया जी, सुन तो लीजिए, आप बात पूरी सुनिए। देख मैं ये, अरे सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि अमरोहा के अंदर एक स्कूल है, 7 साल के बच्चों को क्या कहते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल ये कहते हैं कि ये मंदिर तोड़ने वाले, हम इनको एजुकेशन नहीं देंगे। हाजी नाजिम को तो किसी बात का होता है कि भारत के अंदर का हमारा अधिकार नहीं है कि हम एजुकेशन प्राप्त नहीं, ये जो विधेयक आ रहा है, ये विधेयक के जरिए क्या आपको लग रहा है कि सरकार एजुकेशन का आपका जो अधिकार है वो छीने ले रही है, या फिर जिंदगी जीने का अधिकार छीने ले रही है, आपके मौलिक अधिकार छीने लिए जा रहे हैं? ऐसा कुछ हो रहा है क्या इस विधेयक के जरिए? हाँ देखिए अब साजिया जी, अब मैं आता हूँ। देखिए जिस तरीके से अभी जेपीसी ने कहा है कि भी हाँ देखिए विचार विमर्श करें, जाहिर सी बात है सरकार ने उनसे वो बातें छुपाई गई है जो वक्फ बोर्ड के अंदर की विपक्ष भी इसी बात को उठा रहा है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि अयोध्या की 13,000 एकड़ जमीन दिखाई नहीं दे रही है, जो आर्मी की जमीन थी, जो बड़े उद्योगपतियों को दे दी, लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीन पे नजर है। बस यही पॉइंट है कि अयोध्या की जमीन नजर नहीं आ रही है, वक्फ की जमीनें नजर आती है। सर्वेश जी, आपको भी लगता है कि यही पॉइंट है? देखिए, अगर भारतवर्ष में लैंड माफिया, भू माफिया कहे तो उसमें सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड का आएगा।
और मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं 3 घटनाओं का जिक्र करूंगा। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली के त्रिवेंद्रु नाम का गांव है, त्रिचंद्रु नाम का गांव है। वो गांव पूरा उनकी आबादी पूरे हिंदू बहुल क्षेत्र है। वहां पे 1500 साल पुराना चोलामंडलम के काल का मंदिर है और वक्फ बोर्ड ने उसको पूरा मंदिर सहित कह दिया ये हमारी संपत्ति है। हमारे इस्लाम धर्म को आए हुए मात्र 1400 साल हुए और 1500 साल पुराना मंदिर और वो विलेज कैसे वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी बात आते हैं, ये पूरे विलेज की पटना के गोविंदपुर का गांव है, वहां पे 95% हिंदू बहुल आबादी है उस गांव की। 7-8 लोगों को वक्फ बोर्डों ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आप इस गांव को खाली कर दो, ये गांव वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका आई और जस्टिस न्यायमूर्ति थे GS आहलूवालिया। आप उनका विरोध, मतलब उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने सीधा जो अपील करता है वक्फ बोर्ड वाले और जो प्रॉपर्टी को वो क्लेम कर रहे हैं, वो जो ASI के अंदर संरक्षित प्रॉपर्टी है और उसको वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। ऐसे अनगिनत प्रॉपर्टियां हैं। आप देखो 2013 में इस दिल्ली से हम आज बात कर रहे हैं, सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने या कांग्रेस सरकार ने 113 ऐसी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी। भैया आप कागज दिखाने से डरते क्यों हो? GS आहलूवालिया सर ने यही बोला कि आप आज कह रहे हो, कल जाके ताजमहल को डिक्लेयर कर दोगे ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है। एक एक करके नोटिफिकेशन क्यों दे रहे हो? पूरे इंडिया को कह दो कि वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है। आपको सबसे बड़ी समस्या, आप देखिए भारतवर्ष में अगर जमीन का लैंड पूल जो है सबसे ज्यादा रेलवे के पास, आर्मी के पास, उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास आता है। कहां से इतनी जमीन हो गई? मुझे बताइए कि आखिर ये कैसे हो रहा है। बिल्कुल, ये सवाल तो वाजिब है। और संजीव जी, मैं एक उदाहरण का भी जिक्र करूंगी। जो उदाहरण दिया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के मामलों में ऐसे भी मामले होते हैं कि पति का तो मृत्यु हो जाती है, पति का इंतकाल हो जाता है, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है, उसके बच्चे को वो जमीन नहीं दी जाती, वक्फ बोर्ड अपने अंडर में वो जमीन ले लेता है। ऐसा भी मामले सामने आए हैं। तो अगर आप कुछ चेंजेस होने की कोशिश की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ संशोधन होते हैं, नियम बदले जाते हैं और जनता भी उसकी सहमत होती है, तो समस्या किस बात की? सबसे पहली बात तो ये कि ये कंफ्यूजन दूर किया जाए कि वक्फ बोर्ड जमीन अधिग्रहण कर लेती है, वक्फ किया जाता है जमीन। आपने अपनी संपत्ति वक्फ को, अरे सुन लो यार, सुन लो, ज्ञानी हो तो सुन तो लो। माइक आप ही क्या? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वक्फ संपत्ति की जाती है, जब दी जाती है तो हमने अपनी संपत्ति वक्फ को दे दी, दान में दे दी और उसका एक वक्फ बोर्ड बनाया गया है जो उसका देखरेख करता है। सवाल ये है कि संशोधन जरूरी है, मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है। वक्फ बोर्ड में अभी तक महिलाओं को कोई एंट्री नहीं मिल रही थी, कोई अधिकार नहीं था। ये बहुत बेहतर ये डिसीजन है, लेकिन वहाँ एक और गलत डिसीजन ये है कि राज्य सरकार को ये अधिकार दिया जाएगा कि राज्य सरकार अपने तरीके से एक अधिकारी जो गैर मुस्लिम हो उस बोर्ड में रखा जाए और 2 सदस्य गैर मुस्लिम उसमें रखा जाए। आप हमें ये बताइए, गलत क्या लग रहा है? आप हमें ये बताइए कि पटना हनुमान मंदिर के धार्मिक न्यास में कुछ किसी मुसलमान को सदस्य बनाया जा सकता है क्या? बनाया जा सकता है? नहीं ना। तो जब वहां नहीं होगा तो वक्फ बोर्ड में कैसे हिंदू को आप बनाने के लिए कह रहे हैं? जाहिर सी बात है कि ये जानबूझ करके कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, जाहिर सी बात है कि जानबूझ के कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सच से कुछ गलती, मैं बार बार कहता हूं कि सरकार अच्छे काम भी कर रही है, लेकिन साथ साथ राजनीति भी कर रही है, वो टारगेट भी कर रही है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। वक्फ बोर्ड पर उसकी निगाहें पहले से पड़ी हुई है। सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड पर किसी तरह से अपना नियंत्रण बनाए रखे, वक्फ बोर्ड स्वतंत्र रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे अधिकारों में ये कटौती की जा रही है, इसी की लड़ाई है। ठीक है, 10 सेकंड में की बातों पे कहूंगा, रेलवे लाइन, रेलवे प्लेटफॉर्म देखा है, वहां पे एक मजार बन जाता है। आप मुझे बताइए, रेलवे प्लेटफॉर्म और रेलवे लाइन के बीच में कहीं पे मंदिर देखा है? अगर आप देखे वो सिर्फ रेलवे की बातें क्यों कर रहे हैं आप? रेलवे की बात, सर्वेश जी मैं इसका खुद जवाब दूंगी आपको। सिर्फ हाईवे, नहीं, ठीक है सर्वेश जी मैं आपका जवाब दूंगी कि ऐसी दिल्ली में ही ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर आप देखेंगे कहीं पेड़ के नीचे, कहीं दीवार के किनारे मंदिर बने हैं। तो आप इस तरह से किसी को काउंटर मत कीजिए। इस देश में सभी धर्मों का सम्मान है और एक दूसरे का सम्मान करके लोग चलते हैं। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड को लेकर के कुछ सवालात उठ रहे हैं, कोई विधेयक पेश किया गया है, उसको लेकर के भविष्य में कुछ बड़ा हो सकता है, तो उससे ऐतराज क्यों? क्योंकि भविष्य में बेहतरी के लिए तो कदम उठाए जा रहे हैं। 1947 में धर्म के आधार पर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ।
और उस बंटवारे के बाद आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई वक्फ बोर्ड बनाने की, नंबर एक। नंबर दो, कौन से मुल्क में, किस मुस्लिम कंट्री में वक्फ बोर्ड है? सबसे बड़ी बात यह, अल्लाह के नाम पर अगर कोई देना भी चाहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड की आड़ में अगर कोई कुछ पार्टियां, विपक्षी पार्टी, इस प्रकार का जो पुरानी पार्टियां रही जिन्होंने देश पे शासन किया, उनका फर्ज बनता था कि सही दिशा में देश को लेकर जाए। लेकिन वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टियां, जैसे अमानतुल्लाह खां को अभी गिरफ्तार किया गया है, वो किस लिए गिरफ्तार किया गया? क्योंकि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों से वो किराया लेता था, कहीं ना कहीं उनका मिसयूज किया जाता था। आज देश के अंदर प्रॉब्लम यही आ रही है कि जगह जगह जो ये मामले उठ के आ रहे हैं। अब पहाड़ों की बात हो रही है, देहरादून के अंदर 2004 से पहले एक भी मजार नहीं थी, लेकिन जब धामी सरकार ने वहाँ पे जांच शुरू की तो वहाँ पे 1000 से ज़्यादा मजारें मिली, जबकि वहाँ कोई आदमी नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं तैयारी की जा रही थी वहाँ पे। ये सब चीज़ें देखने के बाद सरकार के कान खड़े हुए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर जो है जेपीसी कार्रवाई कर रही है, वो अभी जाँच कर रही है, और जिस प्रकार से लोगों से जुटाए जा रहे हैं तथ्य कि किस आधार पर, उसके बाद जो सरकार एक्शन लेगी। लेकिन वो उससे पहले सरकार किसी भी कदम को उठाने से पहले पूरी जाँच कर लेना चाहती है, लोगों की राय लेना चाहती है, समाज के सभी बुद्धिजीवियों से बात करना चाहती है। उसके अलावा सभी पार्टियों से भी मांगे गए हैं दस्तावेज, जो वो दस्तावेज मुहैया करा सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि 2014 से पहले जब कांग्रेस को लगा कि उसका बंटाधार होने वाला है, तो उसने 123 संपत्तियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से ही दे दी। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ अगर वो किस आधार पे दी गई, मतलब कहीं ना कहीं इस सब के पीछे राजनीतिक, ये इस सब के पीछे पूरी तरह से राजनीति है। किसी भी मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन सब चीज़ों से। वो सब सुनते हैं न्यूज़, उनको ऐसा लगता है जैसे हमारे से कुछ बड़ा होने वाला है। अभी हाजी नाजिम साहब बड़ा चिल्लाए करते हैं कि संविधान से चलता है देश। अरे संविधान में कुछ नहीं होने वाला, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अरे संविधान ही है जो आपको बोलने की परमिशन दे रहा है। और सुन लीजिए, संविधान के खिलाफ आप बात मत कीजिए, आप संविधान के खिलाफ बात मत कीजिए। ठीक है, लौटूंगी रवि जी, संजीव जी, लौटूंगी प्लीज ना हाजी नाजिम साहब। संजीव, 20 सेकंड हम यही कहना चाह रहे थे कि ये जो जेपीसी की मांग की गई और जेपीसी आया, जेपीसी से कोई पेपर नहीं मांगा गया है। जेपीसी इसलिए गठन किया गया ताकि वक्फ बोर्ड को जो संशोधित करके जो कानून लाया गया वो आए सामने और उनसे कुछ सवालात पूछे जाएं जिसका जवाब उनको देना है। कल भी यदि हंगामा हुआ है इस मसले को लेकर के, तो वो मुकम्मल जवाब नहीं दे पाए हैं, इस वजह से हंगामा हुआ है। तो उन्होंने जो ये मसौदा तैयार किया है, जाहिर सी बात है कि उनसे जेपीसी के मेंबरान यदि कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उनको जवाब उसका देना पड़ेगा और संतुष्ट भी करना पड़ेगा, जो वो नहीं कर पा रहे हैं। दीजिए, वक्फ की जमीन जाती कहाँ है? हाँ साजिद जी, सुन तो लीजिए। देखिए, मैं अपने भाइयों को बता दूं, क्योंकि वक्फ जो है उर्दू शब्द है। और सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, देखिए वक्फ की जमीन किसके लिए बनाई गई है? गरीबों के लिए बनाई गई है, ताकि उनकी मदद हो सके, लेकिन उनको बेचने का राइट नहीं। सुनने में तो ऐसा नहीं आता। नहीं, बिल्कुल है। आप देखिए, जितनी भी मदद होती है वक्फ की तरफ से, वहाँ जमीन दी जाती है, वहाँ पे स्कूल भी, इदारे भी। गिनवा सकते हैं ऐसी जगह आप? क्या दोबारा बोलना? गिनवा सकते हैं आप ऐसी जगह जहाँ पर वक्फ ने जमीन बांटी हो? हाँ देखिए, अभी जिस तरीके से हमारे सर्वेश जी ने क्या कहा था कि भारत के अंदर का वक्फ ने अगर ये कह दिया कि ये भारत के जो जमीन है वो सारी हमारी मिल्कियत है, मैं ये कहता हूँ ये भारत जो इससे ये सब हमारा, ये हमारे अपने सब भाई है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम को टारगेट करते हुए अगर इस तरीके की बात करेंगे, गलत है। अभी आपने कहा कि रेलवे ट्रैक के पास मजारे तो होती है, मंदिर नहीं होता। हाजी नाजिम साहब, आप घूम के देख लेना, आपको मंदिर भी नजर आएंगे, मस्जिद भी नजर आएंगे। बिल्कुल नजर आएगी, और उसका जवाब उनको दिया जा चुका है। लेकिन मेरा जो सवाल था उसका जवाब आपने नहीं दिया कि वक्फ की जमीनें जाती कहाँ हैं? अगर गरीबों को बांटते हैं तो ऐसे मामले सुनने में क्यों नहीं आते कि इतनी बड़ी तादाद में जमीन गरीबों को दे दी? कहाँ जाती है जमीन? हाँ साजिया जी, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर आप चले जाएं, उत्तर प्रदेश के अंदर जहां मुस्लिम आबादी है, जहां गरीब तबका है, वहां पर दी है। आप सर्च करके देख लेना। यहीं दिल्ली के अंदर भी वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीनें दी है। और रही बात उसकी कि वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में, तो साजिया जी मैं ये कहता हूँ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वक्फ का नाम नहीं है, यहाँ सिर्फ जमीन का खेल है। क्योंकि वक्फ के पास जो जमीन है, उस जमीन के ऊपर सरकार की नजर है। सरकार चाहती है कि वक्फ की जमीनों पे कब्जा कर ले, लेकिन ये देश से, संविधान से चलता है, आप कब्जा नहीं कर पाएंगे किसी बस ये तो आपका आरोप है। अब जनता से सुन लेते, जनता क्या सोच रही है आखिर इस मुद्दे पर, कि जनता को क्या लगता है? साजिया जी, मेरा कहना है मतलब कि वक्फ बोर्ड के पास देश की सबसे बड़ी 3री नंबर की जमीनें हैं। कहाँ से आई? यदि देश हिंदुओं का है, 85% आबादी हिंदुओं के है, वो जमीनें वक्फ पे कहाँ से आई? फिर मैं ये कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, 0.5% मोहम्मदन्स ने उन पर कब्जा कर रखा है वक्फ की प्रॉपर्टी पे, और उनसे किराया कमाते हैं।
उनको बेचते हैं, लीज पे देते हैं। मेरे को ये बताओ कितने मुसलमान गरीबों का इन्होंने भला किया। जैसे पंडितों ने मंदिरों के दान पे कब्जा कर रखा है, वैसे ही मौलवियों ने वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। और ये जनता जागरूक है इसलिए सवाल पूछ रही है, क्योंकि अमूमन ऐसे मामले सुनने में नहीं आते हैं, इसलिए सवाल पूछे जाते हैं। वो अलग बात है कि डेटा और टेक्निकली चीजें अलग हो। यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है, बोलिए। बोल रहे थे कि मौलवी साहब को ज़्यादा दिक्कत है, वक्फ की ज़मीन इनका कोई पकड़ लिया है। ये तो सारा वक्फ का ज़मीन हिंदू का था पहले, अब इनका हो गया, कैसे न कैसे इनका हो गया है। इनका ज़मीन धर लिया, कानून के मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट जाए और बतावे कि मेरा ज़मीन भाजपा वाला धर रहा है, जबरदस्ती पकड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कौन बोलना चाह रहा है यहाँ पर से इस मुद्दे पर? बोलिए, कौन बोलना चाह रहा है? मैं हमारा नाजिर भाई साहब जो बार बार वक्फ बोर्ड की पूछ रहा, मैंने पूछ रहा हूँ वक्फ बोर्ड के पास तीसरी संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड अरे सुनो तो सही, देखो भड़क रही है, पहले भड़क रही है। इनसे पूछिए जो वक्फ बोर्ड हॉस्पिटल कितना चला रहे हैं, साल की वक्फ बोर्ड की इनकम कितना है, ये अगर ये बता दे तो मैं मान जाऊँ इसको। ये वक्फ बोर्ड की बात जो जमीन की बात है, जब समय 1947 देश की बंटवारा हुआ था, जो हिंदू वहाँ पाकिस्तान के थे, जो ये यहाँ की जमीन इसको दे दिया, जो पाकिस्तान से यहाँ दे दिया था। जो मुसलमान यहाँ से अपनी जमीन वक्फ को दान करके पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान के हिंदू की जमीन कब्जा कर लिया, वहाँ से जो हिंदू है वहाँ जमीन नहीं मिला उसका, उसकी नाम एक वक्फ नाम के 1955 में जो क्या नाम है जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ बोर्ड के एक्ट का निर्माण किया था 1955 के ये है। इसको नरसिम्हा राव ने इसको और मजबूत कर दिया। हम कह रहे हैं आप ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जाके बोल दिया जी वक्फ बोर्ड की जमीन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया, आपने जिस न्यायालय को बनाया उस न्यायालय को बोला वक्फ बोर्ड हमारा है। इनसे पूछे सही है नहीं है। ठीक है, रवि अरोड़ा जी, लेकिन सवाल वही है कि इतने सारे आरोपों के बीच इल्जामात अभी तो एकदम नए नए लगना शुरू नहीं हुए, लंबे वक्त से लगते आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर सरकार कोशिश कर रही है कि चीजों में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, पारदर्शिता लाई जाए, तो उसमें दिक्कत किस बात की है? दिक्कत असल में ना हिंदुओं को है ना मुसलमानों को है, दिक्कत है विपक्षी पार्टियों को। देखिए, हिंदुस्तान पर जब हमले होते थे, आक्रांता आते थे, आक्रांता जरा से होते थे, लेकिन हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग होते थे जो उनकी फौज में शामिल हो जाया करते थे। तो ये सब वही लोग हैं, आज भी हमारे देश में हैं, जो हमारे देश के को ऐसे माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, सच तो ये है। और दिक्कत ये नहीं है, आपको बताऊँ, मैं इलाहाबाद का भी जिक्र कर रहे थे। इलाहाबाद में एक सिविल लाइन्स एरिया है, वहाँ पे एक मजार हुआ करती थी, जिसकी वजह से पूरा एरिया 300 मीटर का दायरा बंद कर दिया जाता है दोपहर के टाइम पे। और वहाँ पे आपको बता दूं कि बैंक, यूको बैंक है, वहीं पर ही एक इसका रेलवे का दफ्तर बना हुआ है, बहुत कुछ वहाँ पे चलता है, बहुत ज़्यादा बिजी एरिया कहलाता है वो। लेकिन वहाँ पर जब 2019 में कुंभ आया, तो कुंभ से चंद दिनों पहले वहाँ से सारे मजारें, वहाँ से सारे मंदिर, बहुत पुराने 100 साल पुराना काली माता का मंदिर था, वो भी हटाए गए, सब हटा दिए गए। उसके बाद आज वहाँ के लोग इतने खुश हैं, क्योंकि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि वहाँ पे काम प्रॉपर तरीके से चलने लगा है। तो मैं आपको बता दूं, बात ये नहीं है किसी धर्म की, बात ये है कि अगर कहीं भी समाज की सोसाइटी के अंदर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है जिसको बदलने से सिर्फ हिंदुओं का नहीं, सब मुसलमानों का भी फायदा होगा। लेकिन अगर बदलने से अगर विपक्षी पार्टियों को तकलीफ जरूर हो रही है, हमारे जो बैठे हैं बड़े हाजी नाजिम साहब हैं या कौशिक साहब हैं, इनको तकलीफ ये नहीं है कि उनको तकलीफ ये है कि केंद्र सरकार ये जो डिसीजन ले रही है ये गलत ले रही है। असल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है। रवि अरोड़ा जी, रवि अरोड़ा जी को आपने सुना, हाजी नाजिम साहब उन्होंने तर्क दिया अपनी तरफ से, लेकिन जो सरकार की तर्क है, जो बातें कही जा रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। सरकार ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड की जो पूरे मेंबर्स हैं, जो कमेटी है एक तरह से, उसमें महिलाएं नहीं हैं। तो ऐसा होता है कि किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उस पर बीवी बच्चों को कुछ नहीं मिलता, उनकी जमीन जब्त कर ली जाती है, ले ली जाती है एक तरह से। तो ऐसे केसेस के लिए महिलाओं का होना भी जरूरी है वक्फ बोर्ड में। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता होनी जरूरी है। तो फिर आप लोगों को ऐतराज क्यों? फिर आप इसे बीजेपी का ये, बीजेपी का वो, सरकार हड़पना चाहती है, हथियाना चाहती है, क्यों कह रहे हैं? हाँ साजिया जी, देखिए, सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं, जिन्होंने ये कहा कि महिलाएं नहीं है वक्फ बोर्ड के अंदर, वो जानकारी कर लें। गूगल का जमाना चल रहा, मेरे भाई देख सकते हैं, 2 महिलाएं ऑलरेडी हैं उसके अंदर वक्फ बोर्ड के। और जो ये कहते हैं ना कि महिलाओं को बराबर का हक नहीं देता, अरे हमसे ज्यादा बराबर का हक कोई नहीं देता। और रही बात इसकी वक्फ बोर्ड की, अब जो मेन बात आती है, मैं ये कहता हूँ भारत के अंदर वक्फ बोर्ड की सिर्फ और सिर्फ जमीनों पर नजर है। सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा कर पूंजीपतियों को दे दे, लेकिन हम लोग ये नहीं होने देंगे। विपक्ष स्ट्रॉन्ग है। अरे नहीं, हाजी नाजिम साहब, एक सेकंड रवि जी, किसी की जमीन नहीं ली हम लोगों ने,
हम अपना जो अधिकार होता है नहीं, जो आपका, अरे एक सेकंड रवि जी प्लीज, रवि जी ठीक है, जब माइक आएगा तब बोलिएगा। हाजी नाजिम साहब, जब यूसीसी लाने की बात होती है तब आप इसी प्रकार से हंगामा करते हैं, जब 3 तलाक की बात होती है कानून लाने की तब आप इसी प्रकार से हंगामा करते हैं, मुसलमान खतरे में है। अब जब वक्फ में कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं तो फिर आप कह रहे हैं मुसलमान खतरे में है। आखिर मुसलमान खतरे में कब नहीं होता आपके अनुसार? हाँ साजिया जी, देखिए आपने यूसीसी की बात करी तो मैं एक बात बता दूं, देखिए भारत के अंदर किस तरीके से भ्रम फैलाया जाता है। ये कहा जाता है कि एक मुसलमान 4 बीवी रखता है, 40 बच्चे नहीं रखता 4 बीवी नहीं रखता। हाँ साजिया जी, मैं वही कह रहा हूँ, जो भारत के अंदर इस तरीके का एक भ्रम फैलाया जाता है। भ्रम कहाँ है, सच्चाई है। हाँ साजिया जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूँ 40 बच्चे किस मुस्लिम के पास है, नहीं है ना। तो मैं वही कहता हूँ कि जब इस तरीके का भ्रम पूरे भारत के अंदर फैलाया जाएगा तो हमारे हिंदू भाई सिर्फ और सिर्फ हमको उसी नजर से देखेंगे और ये कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर ये बता दीजिए, आज का पढ़ा लिखा मुस्लिम है 1 से 2 बच्चे नहीं होते, तो कौन भी ये कहता है कि 8-8, 10-10 बच्चे होते। मुझे आपत्ति इन्हीं शब्दों पे होती है कि आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। हम किसी की सोच को देखिए, सोच को नहीं बदल सकते और सोच वहीं से डेवलप होती है जो इंसान देखता है। लेकिन आप तो सीधा आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, सरकार मुसलमानों को खत्म करना चाहती है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान बर्बाद हो रहा है। मुसलमान कैसे बर्बाद हो रहा है? जब यूसीसी आता तब बर्बाद हो रहा होता है, जब शाहीन बाग के लिए आप आंदोलन कर रहे होते तब नहीं बर्बाद हो रहा होता, मुसलमान सड़कों पर बैठा रहता है। लेकिन मुसलमान तब बर्बाद होता है जब वक्फ बोर्ड में कुछ चेंजेस पारदर्शिता के ला रहे होते हैं। ऐसे ही है ना, ये राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है। सुन तो लीजिए साजिया जी, अभी आपने कहा कि सीए की भी बात करी, आपने शाहीन बाग की भी बात करी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये संविधान है, संविधान हर किसी को अपने आंदोलन करने की परमिशन देता है। और रही बात ये कि हम लोग जो संविधान का पालन करते हैं, संवैधानिक बात करते हैं, और जिस तरीके से बार बार यूसीसी की बात आ रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको मुस्लिम महिलाओं की, बहन बेटियों की बड़ी फिक्र है। अरे भाई, तो मैं कहता हूँ कि एक हिजाब वाली को प्रधानमंत्री बना दीजिए ना भारत का, क्यों नहीं बनाना चाहते? मुल्क के वजीर आजम को बड़ा दिल करना चाहिए और हिजाबी महिला को मुल्क के वजीर आजम बनानी चाहिए। राजीव जी, मुझे 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, लोकतंत्र के भीतर सबको अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, सब धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, लेकिन हर फैसले पर सरकार के बखेड़ा खड़ा करना कहाँ लिखा हुआ है? कौन सा नियम है जो भी सरकार फैसला लेगी उसमें बखेड़ा खड़ा कर देंगे? साजिया, संशोधन पे कोई प्रश्न नहीं है, सरकार के नियत पे प्रश्न है। सरकार जो कदम उठा रही है वो निश्चित तौर पे अब्दुल की चूड़ी टाइट करने की नियत से वो कर रही है। यदि कोई गलती है, हमने खुद कहा कि उसमें यदि महिला मेंबरान नहीं है तो होनी चाहिए, मैंने कहा, लेकिन साथ साथ दूसरा जो नियम लगा दिया गया कि उस अल्पसंख्यक आयोग में आपको बहुसंख्यकों की भी उपस्थिति दर्ज करानी है, ये गलत है। तो सरकार काम भी कर रही है लेकिन राजनीति भी कर रही है जिससे ध्रुवीकरण होता रहे। सरकार की पूरी कोशिश है, ये सरकार पिछले 10 सालों से आज के वक्त में सरकार का ग्राफ नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे यूसीसी की बात कर ले या एनआरसी की बात की जाए, वो सारी बातें तब करी जा रही है जब सरकार का ग्राफ नीचे जाता हुआ दिखाई। ठीक है, सर्वेश जी से जवाब ले लेते हैं, वाकई ऐसा है क्या? ये बीजेपी के घोषणा पत्र में था, चाहे वो यूसीसी हो, धारा 370-35 हो, कश्मीर से, ये कोई नई बात बीजेपी नहीं कर रही है। और यूसीसी जो है ये आज नहीं आया है, जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था, बाबा साहब अंबेडकर उसी समय लागू करना चाह रहे थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के जिद के कारण नहीं हुआ। तो आपने सही नाजिर भाई से यही पूछा, सीएए का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हो, चाहे फिर ये वक्फ बोर्ड हो, इनको सब में लगता है मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। अभी इन्होंने बोला कि एक हिजाब वाली को प्रधानमंत्री बना दो। मुझे बोलो, आप पूछिए, भारत के सर्वोच्च पद पे फखरुद्दीन अली अहमद हमारे राष्ट्रपति थे कि नहीं थे? एपीजे अब्दुल कलाम का नाम कभी ये लेंगे? क्योंकि वो हमारे राष्ट्रपति थे, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम वाली, वो फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम वाली बात नहीं करते थे। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी 10 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे, क्या वो मुसलमान नहीं थे? लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सीट छोड़ा, कह दिया कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है। भाई, विश्व में आप उठा के देख लो, जितने सुरक्षित भारत के मुसलमान हैं, बाकी के मुस्लिम कंट्री में नहीं है। लेकिन यहाँ पे इनको एक नैरेटिव पेश करना है, सीएए आ गया तो भैया भारत के मुसलमान खतरे में हो जाएगा, जबकि उसमें कहीं नहीं लिखा है। उसी तरह आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि
जो महिलाएं हैं, महिलाओं की संपत्ति, चाहे महिलाओं में वक्फ बोर्ड का क्यों नहीं भागीदारी है, महिलाओं की जो संपत्ति हड़प लेती है, अगर उसके शौहर की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें क्यों नहीं दिया जाता, इस पे ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये कहते हैं ना कि मुंह में दही जम जाता है। दूसरी बात, अगर उसमें संशोधन हो रहा है और मुस्लिम महिलाओं के लिए सही होगा या उसकी जमीन का जो ठीक तरीके से रखाव होगा, अगर जो सही में वक्फ जो कहा जाता है कि दान में दे दिया, अब मुझे बताइए ना कि वो तमिलनाडु का 1500 साल पुराना गांव और मंदिर कैसे वक्फ, उसको किसने दान में दिया? आज गोविंदपुर विलेज जो है पटना का 30 किलोमीटर दूर है, उसको किसने दान कर दिया? इलाहाबाद जो प्रयागराज का हाई कोर्ट का जो बात हुई, उसको किसने दान कर दिया? बिल्कुल। संजीव जी, जवाब है आपके पास? बस एक लाइन में यही कहेंगे कि बड़ी उपलब्धि आपने बता दी कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अरे सुन लीजिए, बोल लीजिए, आवाज नहीं जाती है। भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति अल्पसंख्यक को बना दी। आप या तो गुलदस्ते में रखेंगे उसको और नहीं तो फिर बाहर चौथे 15वें खिलाड़ी के तौर पर रखेंगे। मुख्य धारा में कब लाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने एक भी विधायक, देख लीजिए, एक भी सांसद, अरे एक भी विधायक और सांसद हिम्मत है तो टिकट दीजिए। अरे भाई, एक भी विधायक और सांसद अल्पसंख्यकों की तरफ से एक भी विधायक और सांसद है। भारत सरकार की पॉलिसी से आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उतना न कांग्रेस की सरकार में भी नहीं हुआ है। मैं एक अल्पसंख्यक रिकॉर्ड है तो बताइए लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया हो। ठीक है, ठीक है संजीव जी, ठीक है संजीव जी। नीति जी हमारे साथ जुड़ गई हैं इस बीच। नीति जी, लौटेंगे जनता के पास, उससे पहले नीति जी से बात कर लेते हैं। नीति जी, संजीव जी का क्वेश्चन तो लॉजिकल है कि आप बहुत कहते हैं कि आप मुसलमानों के हित की बात सोचते हैं, वो यूसीसी हो, वो एनआरसी हो, या फिर वो कोई भी मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, अब ये वक्फ का मुद्दा हो, मुसलमानों के बारे में सोचते हैं, सरकार सोचती है, अच्छी बात है। लेकिन फिर सरकार के भीतर मुसलमानों की, नेताओं की मौजूदगी आखिर क्यों नहीं है? नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा इस बार तो। निश्चित रूप से भारत सरकार न केवल मुसलमान लेकिन 140 करोड़ प्लस जनता, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, सबके बारे में सामूहिक उनके विस्तार के लिए, उनके कल्याण के लिए सोचती है। और इसका उदाहरण बहुत सी योजनाओं के तहत आपने देखा है। समस्या ये है कि आपको सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही दिखती है, और उसमें भी अब्दुल कलाम आजाद रहे हैं, वो मोदी जी के सरकार में अल्पसंख्यक समाज से आते थे जो देश के प्रेसिडेंट रहे हैं, और आज जो बाकी भी अल्पसंख्यक समाज है वहां से प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। आज ये जो मुद्दा सामने आया है हिमाचल का, ये देश की आंखें खोलने वाला है कि इसके तहत देश की जो सुरक्षा है वो तार तार हो रही है। शाजिया जी, बात मुसलमानों की नहीं है, बात अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों का देश के अंदर आना है। इसके तहत भारत में स्लीपर सेल्स घुस चुके हैं। आईएसआई का ये एजेंडा है जिसके तहत भारत की सुरक्षा ताक पे रखी जा रही है। किस तरीके से अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध रूप से 190 लोगों का केवल रजिस्ट्रेशन, उसके बाद 1900 लोग कहां से आए, कहां से आके वो बस गए। यही हाल बंगाल का है। आप बंगाल में जाके देख लीजिए किस प्रकार से लव जिहाद, वोट जिहाद, थूक जिहाद, रेल जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से मुसलमान जो अवैध रूप से आए हैं, जो भारत के मुसलमान नहीं है, इसलिए बार बार भारत की सरकार एनआरसी और सीए की बात कर रही है, और केवल अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उनको फेक आइडेंटिटी बना के देके रखी हुई है, फेक पहचान पत्र बना के दे रखा हुआ है, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। ठीक है। लेकिन अब जो फैसला लिया गया है वक्फ बोर्ड को लेकर के, विधेयक पेश किया गया है, उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं जो नियम और कायदे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के। ऐसे में बवाल भी हो रहा है, सवाल भी हो रहे हैं कि आखिर बार बार अटैक क्यों किया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ही। भले ही वो तर्क दूसरे हो, सरकार की तीखी बहस भी चल रही है जेपीसी के भीतर, लेकिन सिचुएशन कुछ अलग नजर आ रही है, अलहदा नजर आ रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जेपीसी का गठन हुआ है ये जानने के लिए वक्फ बोर्ड के तहत कौन से मुस्लिम रहनुमा मुसलमानों के ही हक को मार रहे हैं। वो खुद अपनी तो जमीनें बना रहे हैं अपनी, चाहे वो ओवैसी साहब हो। आप देखिए कितनी इलीगल जमीनें वक्फ बोर्ड के तहत उन्होंने अपनी संपत्ति बना दी है, लेकिन मुसलमानों को केवल एक वोट बैंक की लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पूरा वक्फ बोर्ड में केवल मुट्ठी भर लोग हैं जो उसकी संपत्ति का आनंद उठा रहे हैं, तो इसलिए उसमें रिफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बिल्कुल बड़ी बात। जनता से एक बार सुन लेते क्या कहना चाह रही जनता। तो आपने जो प्रश्न इनसे पूछा था उसका मैं थोड़ा सा और जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा ना कि फिर मुसलमान बीजेपी क्यों नहीं उनको विधायक और एमपी बनाती। पहली बात तो मुसलमान लोग खुद ही इंटरेस्टेड बहुत कम रहते हैं,
उनको इतना मौलवी मुल्लों कठमुल्लाओं द्वारा इतना बहकाया भड़काया जाता है कि वो बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी मुसलमानों के अगेंस्ट समझते हैं। दूसरी बात क्या है, उन लोगों को खुद ही विश्वास नहीं है बीजेपी के ऊपर। ऐसे अभी भी बीजेपी में ऐसे बड़े लीडर्स हैं मुस्लिम्स में, हाँ बहुत सारे लीडर हैं। मैं शहजाद पूनावाला का जिक्र नहीं करूंगी यहाँ पे, मैं कह रही हूँ अभी भी बीजेपी में बड़े लीडर हैं जो मुसलमान हैं, लेकिन उनको फिर भी सरकार में जगह नहीं मिली है। उस पर क्या सोचते हैं ये बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए जो भी मुस्लिम बीजेपी का समर्थन करता है, बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव बनता है, उसको ये जो मुस्लिम समाज है कठमुल्लाओं द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव है ये उसको तनखैया घोषित कर देता है। तो ऐसे में कहाँ से मुस्लिम आएंगे? तो इसमें बीजेपी को कैसे दोष दे सकते हैं? पहली बात तो ये। दूसरा, आपने इनसे प्रश्न किया था वक्फ के ऊपर इन महोदय से, तो इन्होंने बात को घुमा दिया महाराष्ट्र की तरफ। मैंने एक बड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट पढ़ी है वक्फ के ऊपर कि क्यों ये जो मुस्लिम नेता हैं जो अपना कौन है जो AIMIM वाले हैं ओवैसी क्यों इतना ज़्यादा विरोध कर रहे हैं वक्फ बिल में अमेंडमेंट का। पता चला है कि हजारों स्क्वायर मीटर जो वक्फ की ज़मीन है वो ओवैसी ने पर्सनली अपने नाम की हुई है हैदराबाद में, और उससे वो करोड़ों रुपए का ठीक है। लेकिन मैं आपके पहले तर्क पर जाऊंगी और मैं ये जानना चाहती हूँ पत्रकार होने के नाते, क्या आप जानते हैं कि अभी इस समय बीजेपी में कितने मुसलमान नेता हैं? देखिए, अब मैं को यहाँ इंटरव्यू देने तो बैठा नहीं, बहुत कम है, ये तो मानते हैं। 1 2 3 नेता हैं या नहीं है? नेता क्यों नहीं है? जफर इस्लाम है, शहजाद पूनावाला। ये मैं सिर्फ जानना चाह रही थी कि आपकी जानकारी है ना इतनी। ठीक है, ठीक नहीं, सुबह का कोई ठीक है। पत्रकार महोदय, लोकसभा में एक भी बीजेपी में नेता नहीं है मुस्लिम जो एक सेक्शन पूरी बात। कारण ये है, अगर बीजेपी जिस मुसलमान को टिकट भी देते हैं मुसलमान जीतते, चुनाव नहीं जीतते हैं। आप अगर जब बात बीजेपी कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी कितने मुसलमान को महाराष्ट्र में टिकट दी लोकसभा के, कांग्रेस पार्टी कितने बिहार में टिकट दी मुसलमान को, कांग्रेस पार्टी कितने यूपी में टिकट दिए मुसलमानों को। हम आपसे पूछ रहे थे कि महाराष्ट्र में कितने टिकट दिए थे मुसलमान को, एक भी नाम बता दीजिए आप, मैं मान जाऊंगा। लेकिन कांग्रेस को मुसलमान का वोट तो चाहिए, मुसलमान को सब मुसलमान के वोट पर पिलर पर कांग्रेस टिका हुआ है, लेकिन मुसलमान को भला नहीं चाहिए। आज भी मुसलमान के बच्चे जो भी है रेडी पटरी लगाने का काम करते, क्या मुसलमान के बच्चे आज नहीं IPS ऑफिसर, डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते क्या? आपको मैं इतना ही पूछा था, जो वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड कितने हॉस्पिटल बनाया है, कितने हॉस्पिटल में लोगों को दे रखे, रोजगार दे रखे, कितने लोगों वो ट्रीटमेंट करते हैं। हम ये पूछ रहे हैं भाई साहब से, जो वक्फ बोर्ड का इनकम किस साल का कितना है ये बता दें हमारे को। हाँ साजिया जी, देखिए बार बार वक्फ बोर्ड की बात आती है। अरे सुन लीजिए, इनकम भी बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा। देखिए हमारे जो पाठक जी बार बार 1400 साल इस्लाम की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, इस्लाम के बाद 1400 साल, मैंने बात दिला दूं कि अखंड नहीं, एक सेकेंड हाजी नाजिम साहब, जनता ने एक सवाल पूछा है कि आपको जानकारी है कोई हॉस्पिटल दिया गया हो जनता के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन के द्वारा? वक्फ के पास बहुत सारी जमीन है, कोई जानकारी है? हाँ सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए, जब मैं वक्फ बोर्ड की बात करता हूं तो आप लोग सुनना ही नहीं चाहते। जितने भी माइक आप ही के आगे आपकी आवाज जा रही है। साजिया जी देखिए, जितने भी इदारे बंदे सब वक्फ बोर्ड ने दे रखे हैं। वक्फ इदारे जरूरी हैं आज के टाइम में। अरे सुन लीजिए, जब इदारे हैं तो वहां पे जब हॉस्पिटल भी आएंगे, और सुन लीजिए हॉस्पिटल को भी आप बताएंगे और इदारे भी बताएंगे। और रही बात ये, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ साजिया जी, 30 सेकंड आप मुझे देना। मैं इन्हें बता दूं कि अखंड भारत के अंदर श्रीलंका आता था, और बाबा आदम अलैहिस्सलाम जो पहले वाइस शख्स थे पैगंबर, वो सुन लीजिए। नहीं, मैं इस्लाम को लेकर सुन लीजिए, इस्लाम को लेकर जो बार बार बात आ रही है क्लियर होना जरूरी है। बाबा आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका के अंदर आए थे, इनको पता होनी चाहिए। और बात आती है अभी लफ्ज जिहाद की, जिस तरीके से निधि जी ने कहा है, तो मैं इन्हें बता दूं कि जब मुस्लिम लड़का होता है, हिंदू लड़की होती है, तो लव जिहाद का मामला बनाया जाता है और कहा जाता है कि लव जिहाद। फिर आप पुराने ग्रजेस निकाल रहे हैं। आज की डिबेट मत जाया कीजिए, मत वेस्ट कीजिए, मेरी विनती है आपसे, बहुत कम समय बचा है। रवि अरोड़ा जी जवाब है। शाजिया जी, असल में सुनिए, असल में बार बार कहा जाता है मुसलमान खतरे में है। असल में वक्फ बोर्ड के पास जो अथॉरिटीज हैं, वो अथॉरिटीज इतनी खतरनाक है, आप किसी अदालत में नहीं जा सकते। उससे अगर ये ऐसे कायम रहा तो असल में हिंदू खतरे में है, क्योंकि कोई भी जमीन वक्फ बोर्ड अपनी बता सकता है। इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पशुपेश में है। अभी तक हाजी नाजिम साहब कह रहे थे मुसलमान खतरे में, अब आप कहा गए, आप कह रहे हिंदू खतरे में। बिल्कुल हिंदू खतरे में है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास ऐसी अथॉरिटी है, वो कोई भी गांव को अपना बता सकती है, किसी भी धार्मिक स्थान को अपना बता सकती है। आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। इसीलिए जो पिछली सरकार रही, उन्होंने एक साजिश के तहत ये पूरा प्रोपेगेंडा किया, लेकिन आज उसको भुगतना आने वाले 20 साल बाद अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो हिंदू खतरे में पड़ जाएगा, उसके लिए रहने के लिए। ठीक है संजीव जी, वाकई हिंदू खतरे में?
हिंदू हैं आप, बताइए, उस नाते ही बता दीजिए। अब 20% से 80% यदि खौफ में आ जाए तो क्या कहेंगे? तो शर्म की बात है। कैसे खतरे में है? कौन खतरे में है? कोई बता दे, कोई खतरे में है? मैं किसी को सुनिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड के लिए संशोधन के लिए एक प्रस्ताव लाया गया, जेपीसी की गठन कर दी गई है, तमाम विपक्षी पार्टियों के लोग उसके साथ हैं और वो सवाल जवाब कर रहे हैं उसमें से। उम्मीद रखिए किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, किसी के साथ कुछ कमियां हैं उसे दुरुस्त की जाएगी, लेकिन सरकार की एक तरफा जो राजनीति करने की जो शैली है वो भी अब नहीं चलने वाली है। ठीक है, सर्वेश जी जल्दी। एक तरफा देखिए नीति जी, हिंदू तब खतरे में है जब मैंने बोला कि 1500 साल पुराना गांव और मंदिर को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। गोविंदपुर पटना में पूरा विलेज वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, तो हिंदू कैसे नहीं खतरे में आया? वो जो हिंदू जिसका घर होगा, जमीन होगा, जायदाद होगा, जिससे वो अपना भरण पोषण कर रहा होगा, अगर वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी तो उसका रोजी रोटी का मामला क्या होगा? उस गोविंदपुर विलेज में 95% हिंदू है। इस बात से आती है बात कि हिंदू खतरे में है। तो ये नहीं आती है कि भैया मुसलमान हिंदू को मारने जा रहे। यहाँ पे जो लैंड जिहाद जो किया जाता, अब क्यों एक मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में वक्फ की संपत्ति है? जनता से ही आवाज आ रही है ना कि वक्फ जब 1955 में बना, 2013 में और उसको मजबूत कर दिया गया, 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने, तो अभी तक कितने हॉस्पिटल पूरे भारतवर्ष में चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही। जो महिलाओं हो, बच्चे हो, मैं कहता हूं केवल मुस्लिम के लिए कितने जो ये मुहैया कराए जा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा सेवा। बिल्कुल लॉजिकल सवाल है। रीति जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जनता के पास हूँ कि पाकिस्तान के क्षेत्रफल से ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास भारत देश के अंदर एरिया है। अगर एनआरसी और सीए पे काम नहीं किया गया, भारत के 20% मुसलमान हमारे लिए खतरा नहीं है, लेकिन जो 80% को जातिवाद में बांटा जा रहा है और इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को मुसलमानों को, बांग्लादेशी रोहिंग्या को यहाँ घुसाया जा रहा है, ये आईएसआई के स्लीपर सेल हो सकते हैं। इनके माध्यम से भारत को विभाजन करना और भारत के अंदर इस तरीके के जिहाद की मानसिकता को डालना, वो भारत के लिए खतरा है। इसलिए आप बताइए जिहाद का मतलब बताइए। आपने जिहाद का नाम लिया। नहीं, जिहाद तो कहते हैं नहीं, मैं तो कहता हूँ, बताइए ना, सुन लीजिए, हिंदू बेटी हो या मुस्लिम बेटी होती है, लेकिन आप मजहब ढूंढते हैं, ये बहुत गलत बात है। मैंने आपसे पूछा जिहाद का मतलब। आतंकवादी संगठन में सबसे ज्यादा मुसलमान क्यों पाए जाते हैं? क्यों लोग जिहाद करते हैं? क्यों आप अरे जाके देखिए, आप तो रेले भारतीय हो तो विरोध करो, उन मुसलमानों का विरोध करो जो मुसलमान के जो इस्लाम के नाम पे कलंक है। लेकिन बेटियों में भी आप ना मजहब ढूंढेंगे तो बहुत गलत है। नीति जी, मजहब मत ढूंढिए, ये बेटी है, बेटी ना हमारी। सुन लीजिए इस बात को, ये गलत बात मत कीजिए आप देश के अंदर। ठीक है, जनता से बात कर लेते हैं। जनता क्या कहना चाह रही है? बेसब्र हो रही है जनता, बोलिए। मैं जो बात कह रहा हूँ, देखो सारे भाइयों प्लीज सबका सपोर्ट चाहिए। ये जो 4 लाइन है ना, ये सारे प्रवक्ताओं के लिए भी हैं और जितनी भी भीड़ खड़ी है सबके लिए। आ गया है वक्त, अपनी कीमत लगाओ, मुकर्रर करो सभी के लिए एक मोल। तुम अब देखना हैसियत न रुतबा किसी का, मेरी मानो तो इज्जत से कम अब कुछ ना लेना। समझ गए मेरी बात को? नहीं समझे भी? और ये मैडम आपने इस शेर को अपने रिप्लाई करना है और इको करना है, ये पहुंचाना है जनता तक। मतलब कोई भी कह रहा है, कोई अंध भक्त कह रहा है, कोई कह रहा है मोदी भक्त कह रहा है, क्या मतलब होता है इस बात का? जनता की राय का कोई मोल ही नहीं है। जनता की राय का कोई मोल ही नहीं है। जनता ये भी सवाल पूछ रही है। कौन बोलना चाह रहा है? ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है, ये भारत माता की प्रॉपर्टी है, इसको नेशनलाइज किया जाना चाहिए। सारी प्रॉपर्टी की है, कोई उठा के नहीं लाए थे। कुतुब मीनार कोई उठा के नहीं लाया था अपने सर के ऊपर, ना ही ताजमहल कोई उठा के लाया था। तो अपनी कब्रों में भी तो नहीं ले जा रहे हैं वो लोग। कुतुब मीनार तो वही है, ताजमहल भी वही है, यही के पत्थरों से बनी थी, चाहे ताज। बिल्कुल। और जो ताजमहल जिसने बनाया था उनके हाथ काट दिए थे उस बेरहम बादशाह ने। अच्छा, मतलब ये कोई तरीका है? लेकिन इस बात का वक्फ की संपत्ति से क्या लेना देना है? नहीं, वक्फ की संपत्ति से लेना देना नहीं है, लेकिन ये उन्होंने कब्जा किया हुआ है। जो लुटेरे आए थे अलाउद्दीन खिलजी और ये सारे, इन्होंने कब्जा कर लिया जमीनों पे और उसको वक्फ की। आपको इससे भी एतराज है? ठीक है। मौलवी साहब से हमको कहना है कि अपना जो है
ओरिजिनल कागजात दिखाए इनको, कहाँ कहाँ जो है हिंदू या भाजपा के लोग जमीन इनका वक्त वोट वाला पकड़ लिया है। कोई कागज दिखा ही नहीं रहे हैं और सीधे जो है सो वक्त वक्त दिन रात हल्ला करते हैं। न जाने सपना में भी वक्त वोट याद इनको रहता है। इनको कहना चाहिए, कागज दिखाना चाहिए, आके ऑथेंटिक कागज दिखावे, अपना जमीन ले जाए। और ले कहाँ जाएंगे, इनको तो यहीं पुराना है और ये हमारा ही चचेरा भाई है। बिना काम के जो है बात के बतंगर बना रहे हैं मौलवी साहब। जमीन यहीं का है, यहीं रहेगा, इनका जमीन है नहीं। और ये बात सबको समझ लेना चाहिए, वो चाहे कोई हो, किसी धर्म से हो, कहीं से आता हो, कि जमीन हिंदुस्तान की है और जमीन हिंदुस्तान में ही रहेगी।